सो हेलो एवरीवन, 46 और 47 डे का जो हमारा टेस्ट का डिस्कशन है उस पर स्वागत है आपका। सो विल स्टार्ट विद डे 46 और डे 46 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है रतन पी वतल कमेटी। ठीक है, तो रतन पी वतल कमेटी हम लोग इसको डिस्कस किए भी हैं, नोट्स का डिस्कशन जो आज दिन में आपको भेजा था तो उसमें भी इसके बारे में हम लोग प्रॉपर पूरा डिस्कशन किए हुए थे। ठीक है, तो रतन पी वतल कमेटी क्या चीज़ से रिलेटेड? डिजिटल पेमेंट से। किससे? डिजिटल पेमेंट से ये रिलेटेड है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। और मैं इसको एक सेकेंड नहीं काम कर रहा है। हाँ ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट से ये रिलेटेड अटल पी पटल कमेटी। ठीक है, अगला है हमारा पीजे नायक कमेटी। तो पीजे नायक कमेटी बताया था आरबीआई के द्वारा बनाया गया था 2014 में। ये क्या चीज़ था? जो हमारा बैंकिंग गवर्नेंस है उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? to examine the governance issues of public sector bank and suggest reforms. Then we have third is नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी जो आरबीआई बनाया था ये किस लिए था? नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन की जब हम बात करते हैं तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, सो दिस कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई टू रिकमेंड द मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। और उसमें बहुत सारे और रिकमेंडेशन थे, जैसे कि एक रिकमेंडेशन आपको देखने को क्या मिला कि जो डिजिटल पेमेंट बैंक्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो ये सब इस कमेटी का ही रिकमेंडेशन था। मूविंग ऑन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नरसिम्हम कमेटी वन। तो नरसिम्हम कमेटी वन जो है, जो हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स के जस्ट बाद जो हम लोग उसको लेकर आए थे, तो वो उसका मेन रिकमेंडेशन क्या था? तो बैंकिंग सिस्टम में जो है वो रिफॉर्म्स करना। तो 2 बार आया था नरसिम्हम कमेटी। दीपक मोहंती कमेटी, तो दीपक मोहंती कमेटी में हम लोग पढ़े थे ये क्या चीज़ के लिए था? मीडियम टर्म पीरियड में दीपक मोहंती सजेस्ट किया था किस तरह से जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके मीडियम टर्म पीरियड के लिए। कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कंपोनेंट है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है? तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाला जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन सा एलिमेंट है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही तरह से डिस्क्राइब कर रहा है एफडीआई गवर्नमेंट रूट को इंडिया में? ठीक है, तो एफडीआई का जो गवर्नमेंट रूट है उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा अभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है उसमें सरकारी मांग का मतलब होता है कि इट मैंडेट्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम रेलिवेंट मिनिस्ट्री वाया एफआईएफपी। तो एफआईएफपी और डीपीआईआईटी के द्वारा इनके कोऑर्डिनेशन से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाकर आप इसके थ्रू गवर्नमेंट रूट के थ्रू एफडीआई जो है वो इंडिया में कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट ऑटोमेटिक रूट के बारे में सही है? जो हम लोग बात करते हैं एफडीआई के बारे में, तो ऑटोमेटिक रूट की जब हम बात करते हैं तो हमको क्या देखना है कि बिना गवर्नमेंट या आरबीआई के अप्रूवल के इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे कि ऑटोमेटिक रूट में बहुत सारे केसेस में देखिए 100% इन्वेस्टमेंट भी अलाउ कर दिया गया, तो वो सब ऑटोमेटिक रूट के अंदर आता है। जब कंट्री ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट कर रहा हो, सर्विसेज और कैपिटल जितना कि वो एक्सपोर्ट करता है, तो जो डिफरेंस है फाइनेंस में वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज़ करके पेमेंट होता है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जब डिफरेंस रह जाता है तो इट इज़ नोन एज ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट। ठीक है, इनमें से कौन सा टॉप 5 डेस्टिनेशन नहीं है भारत के आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रिसेंट ईयर में? मतलब कि भारत जो बाहर में निवेश कर रहा है उसका इनमें से कौन सा टॉप 5 डेस्टिनेशन में नहीं आता है? तो चाइना इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इंडिया के एफडीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एफडीआई लिस्टेड कंपनी में तब माना जाएगा जब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो? तो जब भी 10% या उससे ज़्यादा पोस्ट इशू जो है पेड अप इक्विटी कैपिटल को पूरी तरह से डायलूटेड बेसिस पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी पूर्णतः जो हमारा अगर आप देखेंगे तो अनुकृत आधार पर जब तक निर्गम पश्चात जो चकता इक्विटी पूंजी है उसका 10% उससे अधिक ना हो तब तक ये नहीं माना जाता है। ठीक है, एफडीआई इनमें से कौन सा सबसे अच्छे तरह से डिफाइन करता है फॉरेन पोर्टफोलियो, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को? तो ये हम लोग पढ़े थे कि जो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स वगैरह में, वही कहलाता है एफपीआई। तो बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अ करेंसी दैट एंजॉयज ग्लोबल ट्रस्ट, ठीक है, जो भी करेंसी को ग्लोबल ट्रस्ट मिल रहा है, एक विश्वास प्राप्त है दुनिया भर में, और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए काफ़ी हद तक ये एक्सेप्टेड है, जिसका हाईएस्ट लिक्विडिटी मतलब बहुत तरलता भी उसमें सबसे ज़्यादा है, दैट इज नोन एज हार्ड करेंसी। क्या बोलते हैं उसको? हार्ड करेंसी। इनमें से कौन सा मेजर कंसर्न है एफडीआई का रिटेल और ई कॉमर्स सेक्टर के लिए? तो जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो क्या है कि हमारे जो लोकल किराना स्टोर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें कंपनी एक नया फैसिलिटी बनाता है स्टार्टिंग से होस्ट कंट्री में, उसको किस तरह का मतलब वेंचर या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं व्हाट, इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? ग्रीन फील्ड। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रैच से होस्ट कंट्री में वो बिल्ड कर रहा है अपना फैसिलिटी को। इसमें ब्राउन फील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको बोला जाएगा? जब ब्राउन फील्ड वर्ड हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी था होस्ट कंट्री में, उसको या तो आप अक्वायर कर रहे हो या मर्ज कर रहे हो, तो एक्विजिशन और मर्जर विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी इन द होस्ट कंट्री। इनमें से कौन सा मेन या इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है टू इन्वेस्ट इन अ होस्ट कंट्री? ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट को नहीं अफेक्ट करता है, तो वो अगर आप देखेंगे कि सॉरी, जो इन्वेस्ट करता है इज नॉट अ की फैक्टर दैट टिपिकली इन्फ्लुएंसेस, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई इन्फ्लेशन एंड करेंसी वोलेटिलिटी। ठीक है, चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी जरूरी है, लोकल मार्केट का साइज और ग्रोथ पोटेंशियल भी देख कर ही कोई इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन और करेंसी का जो वोलेटिलिटी है ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा। एफडीआई का सबसे महत्वपूर्ण जो सिग्निफिकेंस है, अगर हम बात करें महत्व, एक डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, तो उसमें क्या हो सकता है? तो इसका अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है, तो कैपिटल आता है, पैसा तो आ ही रहा है, टेक्नोलॉजी तकनीक भी आता है, और मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज भी साथ साथ आता है। अ करेंसी दैट इज हाईली सेंसिटिव टू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जो बहुत ज़्यादा, जब भी कोई राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता आती है तो उसके कारण संवेदनशील है, और बहुत तेजी से उतार चढ़ाव उसमें देखने को मिलता है, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में ही देखने को ही मिलेगा, दैट इज टर्म्ड एज वो हार्ड का ऑपोजिट सॉफ्ट करेंसी। करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है, चालू खाता परिवर्तनीयता जो है, इसको सबसे अच्छी तरह से परिभाषा इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रहा है? तो देखिए, जब भी फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका फ्री कन्वर्जन हो सके गुड और सर्विसेज के ट्रेड के लिए, तो वो कहलाता है करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जब आप इस केस में क्या करते हैं कि आप कोई भी लोकल फाइनेंशियल असेट को फॉरेन में कन्वर्ट कर सकते हैं और सिमिलरली फॉरेन को लोकल में बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, तो ये कहलाता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कौन सी कमेटी ने पहली बार एक रोड मैप दिया था कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए इंडिया में? तो ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, तारापुर 1 और 2 आया था, दोनों इसी के लिए था। एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो 1965 में स्टैब्लिश किया गया, वो कहाँ पे किया गया था? तो कांडला, गुजरात। कौन सा कानून जो है वो गवर्न और रेगुलेट करता है एसईजेड को हमारे देश में? तो एसईजेड के लिए जो है हमारा अलग से कानून ही पास हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005। परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है कि जब आप, बेसिकली हम लोग बात करते हैं ये उस रेट की कि जब कोई करेंसी अगर है, तो उसी जितना सामान आपने किसी एक देश में लिया उतना ही सामान आप किसी दूसरे देश में किस रेट पे ले रहे हैं, करेंसी से खरीद पा रहे हैं, ये क्या कहलाता है? परचेजिंग पावर पैरिटी। सो द रेट एट विच वन करेंसी बाइज द सेम बास्केट ऑफ गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज। व्हाट डू रूल्स ऑफ ओरिजिन प्राइमरली डिटरमाइन इन इंटरनेशनल ट्रेड? तो रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है वो, अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें, तो उसमें मूल नियम मुख्य रूप से क्या चीज़ निर्धारित जो है वो करते हैं? तो ये अगर आप बात करेंगे तो ये निर्धारित करते हैं कि जो कंट्री है ऑफ ओरिजिन है, जो प्रोडक्ट के लिए ट्रेड बेनिफिट्स, उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, सो द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ अ प्रोडक्ट, तो जिस जगह पे उसका ओरिजिन हुआ उस जगह पे ट्रेड बेनिफिट्स जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में मिलने के लिए ही ये रूल ऑफ ओरिजिन वर्ड यूज होता है। कौन सा सेक्टर जो है वो एफडीआई रिसीव करने से पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है? एक्सप्लिसिटली ये मेंशन्ड है, तो अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ लॉटरी बिजनेस में किसी तरह का निवेश अलाउड नहीं। टोटल वैल्यू जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अकॉर्ड कितना है?
जो 27 जून 2025 जो अभी हमारा 2 हफ्ते पहले जो वीक कंप्लीट हुआ, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहा वो रहा हमारा कितना, 702.78 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, इनमें से ब्लू रिवॉल्यूशन को सबसे अच्छा कौन सा टर्म एक्सप्लेन करता है? तो जब हम ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो इट इज अबाउट फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, मछली या मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि में वृद्धि की बात होती है। एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का फिस्कल ईयर 17 से फिस्कल ईयर 23 तक के बीच में अगर देखें एवरेज, तो कितना रहा है? तो एवरेज रहा है 5%। कौन सा इनिशिएटिव जो है बजट में मेंशन हुआ इस बार के, और उसने मोनोकल्चर या क्रॉप डाइवर्सिटी लॉस के कंसर्न को रेज किया है? तो जो इसकी बात हम करते हैं तो इस स्कीम का जो है वो नाम क्या है? नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, कहीं हाई यील्डिंग सीड्स, क्योंकि इस कारण से आपको क्रॉप डाइवर्सिटी का जो है वो लॉस होने का डर हो सकता है। अप्रोक्सीमेट जो है लगभग एक अनुमान, ग्लोबल मार्केट वैल्यू फॉक्सनट मखाना का 2023 में कितना रहा? तो मखाना का अगर देखेंगे ग्लोबल जो ये रहा तो वो 43.56 मिलियन यूएस डॉलर्स। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट मर्केंडाइज प्लस सर्विसेज in the first 9 months of fiscal year 24-25 grew by approximately 1%। टोटल एक्सपोर्ट की हम बात करें, मर्केंडाइज भी इंक्लूड हो रहा है और इसमें सर्विसेज भी, तो ये 6% अप्रोक्सीमेटली ग्रो किया है पहले 9 महीने की बात करें 24-25 के टर्म में। देन प्रसाद स्कीम जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, उसका मेन पर्पस क्या है? तो प्रसाद स्कीम जो है उसका मेन पर्पस है कि जो हेरिटेज साइट्स हमारे हैं जो भी, और पिलग्रिमेज साइट्स है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है वो इंडिया के एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन जो है वहां तक लेके जाने की का टारगेट रखा है, किस साल तक? तो ये जो टारगेट है वो टारगेट 2030 तक का है। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर के रेजिलियंस को 24-25 फिस्कल ईयर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया? तो जब हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, रेमिटेंस भी जो आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट का डिक्लाइन नहीं, ये गलत है, क्योंकि डिक्लाइन होगा तो आपका ये बूस्ट नहीं करेगा, ये इंक्रीज की बात होती है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, ये 1, 2 एंड 4। ग्रे रिवॉल्यूशन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ग्रे रिवॉल्यूशन जो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन और यूजेज है उससे रिलेटेड है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेस्ट की जो हम इन्वेस्ट की बात करते हैं, ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? तो ये म्यूचुअल फंड के जैसे आय उत्पादक बुनियादी ढांचा जो परिसंपत्तियों में निवेश करने यानी इनकम जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स में डेवलप करने वाले म्यूचुअल फंड लाइक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पीएम गति शक्ति स्कीम का बहुत फेमस स्कीम हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसका मेन पर्पस क्या है? मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, किस पीपीपी मॉडल में जो प्राइवेट कंपनी है वो डिज़ाइन करेगा, बिल्ड करेगा, ऑपरेट करेगा और फिर प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र कर देगा किसको? सरकार को, एक फिक्स्ड कंसेशन पीरियड के बाद। तो इसको इसके नाम से ही आप इसका मतलब समझ सकते हो दैट इट विल बी बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र। बनाया, ऑपरेट किया कुछ दिन, फिर ट्रांसफ़र कर दिया। which of the following PPP models involve 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो सरकार देगी उसमें एनवीटी के रूप में कंस्ट्रक्शन फेज में, और बाकी 60% जो है वो असेट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलेगा, जिसमें कि टोल राइट्स प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं दिया जाता है, एंड दैट इज टर्म्ड एज एनवीटी के बेसिस पे है तो हाइब्रिड एनवीटी मॉडल। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो लाया जा रहा है, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा था, तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी पर्सन और एरियाज माइनिंग से अफेक्टेड है उनको उनके बेनिफिट के लिए काम करना। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंपाइल करने का एज वेल एज पब्लिश करने के लिए? तो ये एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। बीएन श्री कृष्णा कमेटी जो बनाया गया था 2017 में वो किस पर्पस के लिए था? तो बीएन श्री कृष्णा कमेटी जो है वो डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए था। एनआरआई अकाउंट जो है कौन से किस तरह का विच अलाउज रिपैट्रिएशन? ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे तो उसको विदेशी मुद्रा में जो है प्रत्यावर्तित यानी रिपैट्रिएशन करने में क्या चाहिए? दोनों प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट अमाउंट भी अलाउ करता हो। कौन सा एनआरआई अकाउंट उसको बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं
अगर आप देखेंगे तो इसको बोलेंगे NRE अकाउंट। क्या बोलते हैं? NRE अकाउंट, ठीक है। पीएम किसान संपदा योजना का जो मेन पर्पस है वो क्या है? पीएम किसान संपदा योजना का मेन पर्पस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देना। कौन सा सर्विस जो है वो क्वाटनरी सेक्टर का पार्ट है, बट इट ऑल्सो ओवरलैप्स विद टर्शियरी सेक्टर। तो क्वाटनरी का भी पार्ट है लेकिन टर्शियरी के साथ भी वो ओवरलैप कर सकता है, तो ये है डेटा एनालिसिस। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री को रिलीज करता है, जो कि मेजर 8 हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनका एक रैंकिंग है, इंडेक्स है, तो वो DPIIT के द्वारा जारी होता है। कौन सा सेक्टर प्राइमरली डील करता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जैसे रिसर्च या इनोवेशन? तो ये हम लोग हैं क्वाटरनरी सेक्टर, तो CEOs वगैरह ये सब होते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज वगैरह के अकॉर्डिंग किस इंडिया का रैंक ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में क्या है? तो इंडिया का रैंक जो है वो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में सेकेंड है, दूसरा, ठीक है। अब आते हैं 47th डे के डिस्कशन के ऊपर। तो इसमें अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज इनमें से कौन सा जो है आपको करेक्ट हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का है? UNEP। सो UNEP का करेक्ट, अगर हम एक सेकेंड, UNEP का जो हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग ऑलरेडी UNEP जैसे हमने डिस्कस किया था नोट्स के अंदर भी कि UNEP जो है हमारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका पर्पस क्या है कि जितने भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड डेवलपमेंट्स है उसको देखना, और ये नैरोबी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। UNEP को इस्टेब्लिश किया गया था किस कॉन्फ्रेंस के दौरान? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुआ था उसके बाद UNEP इस्टेब्लिश हुआ था। UNDP दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका इनमें से कौन सा रिपोर्ट उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो UNDP इनमें से जो रिपोर्ट पब्लिश करता है उसमें जो कि सबसे फेमस ही है इसमें, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है इट इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फिर इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ICC, नॉट। ICC कैन ट्राई क्राइम्स कमिटेड बिफोर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, नहीं, जब से बना है उसके बाद का ही देख सकता है, तो इसीलिए कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ स्टेटमेंट है कि ये 1956 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो ये गलत है, ये 1966 में आया था, 56 में नहीं, ठीक है। इसका रीजनल और नॉन रीजनल मेंबर कंट्रीज इसमें दोनों है, ये सही है। और जापान इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर की हम जब बात करते हैं तो यस, जापान और US जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स इसके अंदर है। 23 बीमस्टेक 1997 में आया था किस डिक्लेरेशन के बाद? तो बीमस्टेक का फॉर्मेशन हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिक्स एज अ ग्रुपिंग वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ब्रिक्स को एज अ ग्रुपिंग हम लोग जब बात करते हैं तो फॉर्मली 2006 में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था इसको, ठीक है। G20 के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? तो इट इंक्लूड्स बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, तो हम लोग अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट सही है। G20 का सेक्रेटेरिएट परमानेंटली कानकुन मैक्सिको में लोकेटेड है, दिस इज रॉन्ग, उसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, प्रेसिडेंसी रोटेट होते रहता है। और ये 85% ग्लोबल GDP का पार्ट बनाता है, ये बिल्कुल सही है, तो 1 and 3। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA अभी न्यूज में रह रहा है बिकॉज ऑफ ईरान पे जो साइट्स पे अटैक हुए थे, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी न्यूज में है, इसका हेडक्वार्टर जो वो कहाँ पे लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में लोकेटेड है। किस कन्वेंशन से चाइल्ड लेबर जो है वो बैन हुआ था? ये आपको बताया भी था, कन्वेंशन नंबर 182। कौन सा कॉन्फ्रेंस जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट का फाउंडेशन जो है वो रखा था? इनमें से कौन सा कॉन्फ्रेंस? ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें जो कॉन्फ्रेंस था, एंड दैट वाज बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। कौन सा? बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, चाइल्ड लेबर वाले में दोनों इसका आंसर होगा, 138 में भी है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर 182 के अंदर था, ठीक है ना। यहाँ मिनिमम एज एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्टली चाइल्ड लेबर नहीं बोल सकते, बट ठीक है, दोनों ही ग्लोबली एक सिग्निफिकेंट है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को कंट्रोल करने के लिए। मेजर 182 ही है। SCO का फुल मेंबर इंडिया जो है वो किस साल बना? ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया जो है मेंबर फाइनली 2017 में बना था, ठीक है, इट वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किस साल किया गया था? अगर बात करें हम, तो WHO का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हम लोग अगर बात करेंगे तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड, ये हम लोग जो 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं क्या, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो उसी के रिलेटेड इसका इस्टेब्लिशमेंट है। एंड WHO वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, ठीक है। तो 7 अप्रैल 1948, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, हेल्थ डे जो है वो हम लोग मनाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक में चार्ज में लगा लूँ। हाँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो ग्लोबल कैंपेन है इनमें से वो कौन सा WF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से एसोसिएटेड जो कैंपेन की, तो उसमें आपको दिखेगा जो बहुत फेमस अर्थ आवर है वो WWF का एक इनिशिएटिव है, जहाँ पर क्या होता है कि आपको जो 1 घंटे के लिए पूरा जो भी नॉन रिक्वायर्ड, मतलब अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट जो भी डिवाइसेज है उसको वो टर्न ऑफ किया जाता है 1 घंटे के लिए, ठीक है। देन यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम UNODC, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट, कौन सा फ्लैगशिप रिपोर्ट जो है वो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो पब्लिश किया जाता है? तो इसका आंसर है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? पेरिस, फ्रांस। मीगा, सो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट जो कि हम लोग गारंटी की बात करते हैं, तो मीगा जो है वो किस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? तो मीगा जो है वो एक किसका, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है, ठीक है। जो लीग ऑफ अरब स्टेट्स है, अरब लीग जिसको बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो कायरो, इजिप्ट में लोकेटेड है। ICJ की कॉम्पोजिशन की हम बात करें अगर, तो उसके बारे में क्या सही है? व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब बात करते हैं, तो इसमें 15 जजेज है जो कि 9 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। कौन सा ट्रीटी जो है वो फॉर्मल क्रिएशन किया था किसका? यूरोपियन यूनियन का। किसका? यूरोपियन यूनियन का फॉर्मल क्रिएशन करने वाला ट्रीटी का नाम क्या था? इस ट्रीटी का नाम था जो हमारा मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। तो मास्ट्रिक्ट संधि जो है उससे ये यूरोपियन जो है संघ वो स्टैब्लिश हुआ था। 2025 का जो UNDP का मानव विकास रिपोर्ट है, ठीक है, जिसमें 2023 का डेटा अगर यूज़ कर रहा है किया जा रहा है, तो इंडिया का रैंक कितना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो वो 130वां है, 130, ठीक है। 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक 127 कंट्रीज में कितना है? तो इसमें इंडिया का रैंक 105 है और सीरियस कैटेगरी में इसको रखा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 की बात करें तो 148 कंट्री में इंडिया का रैंक क्या है? 148 कंट्री में इंडिया का रैंक 131 है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA इंडिया और किस देश के बीच में भी जो है वो साइन किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्राइमरी फोकस एरिया जो है वो क्या है? प्राइमरी फोकस एरिया एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए काम करता है? तो ह्यूमन राइट्स और परसिक्यूशन से फ्रीडम, उत्पीड़न से मुक्ति। नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो किन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था? तो ये हमने नोट्स में भी देखा था, US, कनाडा और मेक्सिको। TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उसको रीनेम किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया है किस नाम से? अगर अभी बात करें तो अब CPTPP हो गया, ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो अफ्रीकन यूनियन अगेन फेमस क्वेश्चन है ये, एडिस अबाबा, इथियोपिया। WTO किस साल इस्टेब्लिश हुआ था? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो गैट को रिप्लेस किया था वो 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू, नेपाल। NEP 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, उसने किस तरह का एजुकेशनल स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया है? तो उसने रिकमेंड किया है किस तरह का? 5+3+3+4, ठीक है। फाउंडेशनल 5, प्रिपरेटरी 3, मिडिल स्टेज 3, फिर सेकेंडरी स्टेज 4, 9 से 12। अटल पेंशन योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अटल पेंशन योजना के बारे में अगर बात करें तो ये फिक्स्ड मंथली पेंशन जो है 60 साल के बाद गारंटी करता है, ठीक है।
कौन सा मिनिस्ट्री जो है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री है जो स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। स्वामित्व जहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह की चीज़ें हो रही है, ठीक है, ये क्या करता है आपको, किसके द्वारा ये लागू किया जा रहा है, ये किया जा रहा है लागू आपको पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। इनमें से सबसे अच्छा जो डेफिनेशन है, सही डेफिनेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, वो क्या है, तो वो स्किल हेल्थ एजुकेशन पॉपुलेशन में डेवलप करना है, क्या कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा, ठीक है। तो ये एक एनजीओ है, एक यूएन के साथ ये इसका कोई कोलैबोरेशन नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा, इट्स मिशन इज टू प्रमोट मिलिट्री कोऑपरेशन अमंग डेवलप्ड नेशन, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन और ये सब चीज़ें की बात करता है, मिलिट्री अलायंस की बात नहीं करता है, तो नीदर वन एंड टू। इंक्लूसिव ग्रोथ प्राइमरली जो है क्या अचीव करना चाहता है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या करना चाहता है, वैसा ग्रोथ जिसमें कि सारे सेक्शन का पार्टिसिपेशन हो, क्यूमुलेटिवली ग्रोथ हो। किस इनिशिएटिव से इंडियन यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में जो है 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने का सोचा है। आज भी पेपर में ये दिया हुआ था कि इसके लिए अप्रूवल कर दिया गया कैबिनेट से, और वो है पीएम धन धान्य कृषि योजना, बजट में अनाउंस हुआ था। किसने हाल ही में गवर्नमेंट स्कीम, किस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करें जो लॉन्च हुआ है, जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस को, यानी कि जितने भी हमारे, अगर बात करेंगे हम लोग पारंपरिक कारीगर हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और उनका स्किल डेवलपमेंट करेगा, तो ये स्कीम का नाम है आपको विश्वकर्मा योजना, ठीक है। इंडिया का ओवरऑल रैंक जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो उसमें अगर देखा जाए तो 10वां रैंक भारत का आया है 2025 में। इंडिया का ओवरऑल रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2024 आउट ऑफ 133 इकॉनमीज, तो इसमें इंडिया का रैंक है 39। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं जब 2025 की, तो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 115। अगेन ये रैंक्स और इंडेक्स आप सब लास्ट में एक बार दोबारा याद करना, अभी भूल भी जाएंगे आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। चलिए, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स जो हमारा है वो पब्लिश किया जाता है, तो ग्लोबल लिवेबिलिटी या लाइबिलिटी इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जारी किया था किसके द्वारा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं, तो ये पब्लिश किया था किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो इस तरह के देखिए, जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उसके, अगर हम बात करेंगे जो टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड होती है उससे रिलेटेड है ये। आसियान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो इट वॉज established इन 1967 बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन, दिस इज करेक्ट। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान, नहीं, यहाँ पे सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 10 कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं। इंडिया इसका एक पार्टनर, ये कह सकते इन्वाइटीज है में से एक है, और हेडक्वार्टर जो है आसियान का वो जकार्ता इंडोनेशिया में लोकेटेड है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी का डिस्कशन कंप्लीट हो गया, लेक्चर प्लस जो हमारे टेस्ट थे। अब कल फुल लेंथ है इसका, पूरा अच्छे से आप रिवाइज कर लो, फिर आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।